लेक्चर नंबर 49 पार्ट 1 न्यू इंडेस आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन? याद होगा इंटरमीडिएट में एक टॉपिक था अमालगमेशन करके, जहाँ पे दो बिजनेसेस मिल रही थी। वही टॉपिक है, उसी का एडवांस वर्जन इन सीए फाइनल नोन एज बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या होता था अमालगमेशन में? एक परचेजिंग कंपनी होती थी, एक सेलिंग कंपनी होती थी। ये कंपनी अपने आप को बेच रही होती थी दूसरे कंपनी को, राइट? यही होता था। ट्रू। बिजनेस कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ट्रांजैक्शन वेयर अक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर अक्वायरी का बिजनेस। व्हाट डज दैट मीन? अक्वायरर, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ ट्रांजैक्शन जहाँ पे अक्वायरर कंट्रोल ले रहा है बिजनेस का, लेकिन किसके बिजनेस का? अक्वायरी के बिजनेस का। जो यहाँ अक्वायरर है वो परचेजिंग कंपनी हुआ, और जो अक्वायरी है वो सेलिंग कंपनी हुआ। तो परचेजर सेलिंग कंपनी का कंट्रोल ले रहा है बिजनेस का। ओके, परफेक्ट। परचेजिंग कंपनी क्या बनती है? पेरेंट कंपनी। और सेलर कंपनी क्या होती है? सब्सिडियरी बनती है। ट्रू, वेरी ट्रू। एक बात बोला हुआ है कि हम लोग कंट्रोल, जो अक्वायरर है वो कंट्रोल ले रहा है बिजनेस का। बिजनेस का मतलब क्या होता है भाई? बिजनेस का मतलब बिजनेस होता है। नो ब्रो, बिजनेस का फॉर्मल डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंड एस 103 क्या है? बिजनेस इज समथिंग वेयर थ्री एक्टिविटीज डन। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट। बिजनेस उसको कहेंगे जहां पे तीन एक्टिविटी हो रहा है। एक इनपुट लिया जा रहा है, लाइक रॉ मटेरियल से नॉल, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, और इस प्रोसेस करने के बाद हम लोग आउटपुट कर रहे हैं। जहां पे ये तीनों एक्टिविटी होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? बिजनेस। ओके, ये डेफिनेशन क्यों दिया गया है बिजनेस का यहाँ पे? क्योंकि मेरा भाई क्या होता है कि कोई भी परचेसर कंपनी क्या करेगी कि एक कंपनी खरीद रही है, ओके, लेकिन वो कंपनी कोई बिजनेस नहीं करती है। कंपनी है लेकिन कोई बिजनेस नहीं करती। ये ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी होती है जिसको कहा जाता है शेल कंपनी। व्हाट इज शेल कंपनी? शेल कंपनी सिर्फ एक पेपर्स पे वो कंपनी होती है, एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता है उसका। ना एम्प्लॉय होंगे, ना कोई बिजनेस होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। सिर्फ पेपर पे वो कंपनी होगी। उस कंपनी का यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हम इस कंपनी के साथ ये कर रहे हैं, वो कंपनी ऐसे कर रही है, समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन उसका कोई बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस मतलब ना वो इनपुट ले रही है, ना प्रोसेस कर रही है, ना आउटपुट कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। तो अगर वो कंपनी हम लोग खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन उसी को बोलते हैं जब हम लोग किसी के बिजनेस का कंट्रोल ले रहे हैं, और बिजनेस का मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ओके, परफेक्ट। अब समझ में आएगा अक्वायरर कौन है, क्वायरी कौन है, ट्रांजैक्शन का मतलब पता है। लेकिन जो एक वर्ड था कि वी विल ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ये जो कंट्रोल है, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू मीन बाई कंट्रोल? कंट्रोल का मतलब दो तरीके से हो सकता है। हम लोग कोई भी बिजनेस का कंट्रोल दो तरीके से ले सकते हैं। पहला, उसका 50% इक्विटी तुम खरीद लो, 50% या उससे ज़्यादा अगर इक्विटी खरीद लोगे, देन यू कैन कंट्रोल द बिजनेस। या फिर तुम उसका सारा एसेट और सारा लाइबिलिटी खरीद लो, टोटल 100% एसेट और 100% लाइबिलिटी अगर खरीद लोगे उसका, तब तुमको कंट्रोल मिलेगा। या तो 50% इक्विटी या 100% एसेट एंड लाइबिलिटी। जब दोनों में से कोई एक तुम खरीद लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कंट्रोल। ओके, परफेक्ट, ठीक है बॉस, समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग कंट्रोल ले रहे हैं बाई परचेजिंग 50% ऑफ इक्विटी, तो क्या सामने वाली जो कंपनी है, जो सेलर कंपनी है, जिसका इक्विटी हम लोग खरीद रहे हैं, क्या वो तब एग्जिस्ट करेगी जब हम उसका 50% स्टेक खरीद लेंगे? हाँ भाई, करेगी, क्यों नहीं करेगी? वो 50, तुमसे सिर्फ 50% मालिक बने हो ना, बाकी के 50% मालिक तो कोई और होंगे। तो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेशन बंद नहीं करेगी, चलेगी। लेकिन जब आप कोई कंपनी का एसेट या लाइबिलिटी खरीद लेते हैं, एसेट और लाइबिलिटी खरीद लेते हैं, तब वो कंपनी खत्म हो जाती है। वो कंपनी खत्म हो जाएगी, फिर नई कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, हम तुम्हारा कंपनी अगर खरीद रहे हैं, तो तुम्हारा एसेट और लाइबिलिटी अगर खरीद रहे हैं, तो तुम्हारा वो एसेट ना तुम्हारा रहा, ना लाइबिलिटी तुम्हारा रहा, सब अब मेरे आ गया, सब मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होगा, अब मेरे कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो तुम्हारी कंपनी कहीं रही ही नहीं, तुम्हारी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर। लॉजिक परफेक्ट। तो जब हम लोग शेयर इक्विटी खरीदेंगे 50%, और उस टाइम कंट्रोल ले रहे हैं, तो सब्सिडियरी जो है, जो सेकंड कंपनी है, जिसको जो सेलर कंपनी है, वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जब एसेट और लाइबिलिटी खरीद लेंगे तो वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, परफेक्ट। हाँ,
अब हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं क्या इसमें। तुमको ये बात पता है कि अगर कोई पेरेंट कंपनी है, मतलब एक पेरेंट कंपनी और एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो पेरेंट कंपनी कितना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। पेरेंट कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, एक एसएफएस और एक सीएफएस। एसएफएस मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो एसएफएस बोलो या आईएफएस बोलो उसको। वो एक तो जो पेरेंट कंपनी है वो अपना फाइनेंशियल्स बनाएगी, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी बनाएगी जिसमें अपना और उसका जितना सारा सब्सिडियरी है उस सबका मिला के एक फाइनेंशियल बनेगा, तो उसको सीएफएस बोलेंगे। तो पेरेंट दो फाइनेंशियल्स बनाती है, एक स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेटेड। लेकिन जो सब्सिडियरी होगी वो कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, क्योंकि उसका कोई सब्सिडियरी नहीं है, तो सिर्फ वो अपना बनाएगी। ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है। और आगे देखते हैं कि एसएफएस और सीएफएस में क्या क्या रिलेशन होगा, कैसे कैसे होगा, अभी आगे चलेगा, ठीक है। तुम अगर बिजनेस अक्वायर कर रहे हो थ्रू इक्विटी, ठीक है, आई एम पेरेंट कंपनी, मैंने एक बिजनेस अक्वायर किया है, मैंने उसमें 50% इक्विटी खरीद लिया है, ठीक है। तो मेरा जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हम क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मेरा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेकिन जब वो कंपनी मेरे पास आ गया तब कंसोलिडेटेड भी बनाना पड़ेगा, तो कंसोलिडेटेड में हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, जो भी है वो जितना भी उसका बात होगा सब हम लोग के साथ जोड़ के चलेगा, उसको हम लोग बनाएंगे इंड एस 103 के हिसाब से। 103 क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हो गया डे वन ट्रांजेक्शन। एसएफएस में डे वन ट्रांजेक्शन किए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर टू कैश। जब डे वन एसएफएस में, जब सीएफएस में गए तो डे वन हम लोग वही ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करेंगे एज पर इंड एस 103। अब ईयर एंड हो रहा है तो ईयर एंड पे एसएफएस में कुछ नहीं लिखेंगे, ईयर एंड पे एसएफएस में लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एक बार इन्वेस्ट कर चुके हैं, उससे कुछ मिल नहीं रहा है, या फिर कुछ भी अगर हो रहा है तो ईयर एंड पे उसके हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग सीएफएस का बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड का बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कंसोलिडेटेड का बात कर रहे हैं तो ईयर एंड पे जो भी एंट्री होगा वो इंड एस 110 के हिसाब से होगा। इंड एस 110 क्या है, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यार, समझाते हैं। देखो इक्विटी है, सॉरी इक्विटी बोल रहा है, एक एसएफएस है, एक सीएफएस है, हम पेरेंट कंपनी, हम बिजनेस अक्वायर किए। मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डे वन हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर की है। लेकिन सीएफएस में तो हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कंसोलिडेटेड है ना भाई, इसमें तो सारा कंपनी का बात लिखा हुआ था, हम अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सीएफएस में इसका बात नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ बात ऐसा लिखेंगे जो इंड एस 103 बोलता है। इंड एस 103 क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हो गया है एसएफएस और सीएफएस में दोनों डे वन ट्रांजेक्शन, डे वन रिकॉर्डिंग की है। अब आ गए हम ईयर एंड पे, तो एसएफएस में जो होगा सो होगा, हमको आइडिया नहीं है। सीएफएस में हम लोग डे वन ट्रांजेक्शन लिखे थे 103 के हिसाब से, लेकिन जब ईयर एंड पे जाएंगे तो ऐसे AS 110 से लिखना होगा। AS 110 क्या है, सीएफएस। तो कंसोलिडेटेड में जब सीएफएस बना रहे थे तो डे वन तुम 103 के हिसाब से बनाओगे, भले ही सीएफएस है, इसमें इंड एस 110 के हिसाब से सब कुछ लिखना चाहिए, लेकिन डे वन तुम 103 से लिखोगे जब डे वन अक्वायर किए हो। लेकिन जैसे ही जब ईयर एंड पे आओगे तो सारा यही सीएफएस का AS जो बोलता है 110 उसके हिसाब से आगे रिकॉर्ड करना होगा। समझ में आ गया। ये कब हुआ, जब हम इक्विटी से इन्वेस्ट किए थे, इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे। ओके परफेक्ट, समझ में आ गया हमको, चलो ठीक है। और हम पेरेंट कंपनी थे, आ गया समझ में, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर यही बताओ कि अगर तुम्हारा कंपनी था और तुम्हारी कंपनी का हम इक्विटी खरीदे थे तब हम ये सब काम कर रहे थे, तो ये तो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए। तुम तो मेरे सब्सिडियरी बन गए भाई, क्योंकि इक्विटी खरीदे हैं, एसेट उसेट नहीं खरीदे कि तुम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इक्विटी ही तुम्हारे खरीदे, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। तो तुम्हारा जो एसएफएस बनेगा उसमें क्या लिखोगे भाई, जो डे वन ट्रांजैक्शन होगा वही लिखेंगे। डे वन ट्रांजैक्शन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तुम थोड़ी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया कुछ भी, तुम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो कुछ किया ही नहीं है। तुम क्या लिखोगे, एसेट और लायबिलिटी जो भी हम लोग का है उसके हिसाब से तुम रिकॉर्डिंग करोगे। सॉरी, जो एसएफएस में बात होगा वो लिखाएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का बात नहीं, जो भी एसेट का बात होगा वो सब लिखाएगा, ठीक है। क्या तुम सीएफएस बनाओगे, तुम सीएफएस नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम सब्सिडियरी हो, तुम्हारे पास कोई दूसरा सब्सिडियरी नहीं है, तो सीएफएस नहीं बनाओगे। ओके वेरी गुड, समझ में आ गया। ये सारा बात हुआ जब हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम पेरेंट होकर एसेट एंड लायबिलिटी खरीद लेते तो क्या होता, एसेट एंड लायबिलिटी अगर खरीद लेते हम तो एसएफएस बनाए या सीएफएस बनाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी खरीद लिए तो तुम कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, तुम सब्सिडियरी बने ही नहीं। हम सारा तुम्हारा एसेट मेरे पास आ गया, तो हम अकेले ही कंपनी थे, अभी एक ही कंपनी है, तो हमको सिर्फ एसएफएस ही बनाना है, सीएफएस बनाने का कोई जरूरत नहीं है। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिखाएगा नहीं, क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि हम एसेट खरीद रहे हैं और लायबिलिटी खरीद रहे हैं, तो मेरे बुक्स में हम एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या समझाया, जब एसेट एंड लायबिलिटी खरीद रहे हैं तो जो होल्डिंग कंपनी है, जो परचेजर कंपनी है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाएंगे एसएफएस, क्योंकि सामने वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। परफेक्ट, बस बात खत्म। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर ना लिख के हम लोग लिखेंगे एसेट और लायबिलिटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। परफेक्ट। तो ये तो तब हो गया जब हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो परचेसिंग कंपनी है, सेलर कंपनी अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगी? वो कुछ नहीं रिकॉर्ड करेगी मेरे भाई, वो तो क्लोज हो गई ना, उसका एसेट लायबिलिटी खरीद लिया, तो उसका कोई लिखाएगा नहीं, कुछ भी नहीं लिखाएगा। इसका समरी अगर दें हम, तो दो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एसएफएस और सीएफएस। अगर पेरेंट कंपनी का बात कर रहे हैं हम लोग, और पेरेंट कंपनी इक्विटी से कंट्रोल ले रही है, तो अगर पेरेंट कंपनी इक्विटी से कंट्रोल ले रही है तो अपने एसएफएस में लिखेगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर, और सीएफएस में जाके इंड एस 103 जो बोलता है वो लिखेगी डे 1। ईयर एंड पे जो 110 बोलता है वो लिखेगी पेरेंट कंपनी। अगर पेरेंट कंपनी ही है लेकिन वो बिजनेस ले रही है एसेट एंड लायबिलिटी से, तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाएगी, एसएफएस बनाएगी, सिर्फ सीएफएस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइब, क्योंकि दूसरा कंपनी बचा ही नहीं। और एसएफएस में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं लिखेगी, क्यों नहीं लिखेगी? क्योंकि एसेट और लायबिलिटी हम खरीद रहे हैं, तो एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ये सारा बात हो गया पेरेंट कंपनी। लेकिन जब सब्सिडियरी का बात करोगे, तो सब्सिडियरी जब खरीदा रही है आपके शेयर से, तो अपने एसएफएस में क्या लिखेगी? जो रिकॉर्डिंग करना होगा कि खरीदाए हम समथिंग समथिंग, वो सीएफएस में कुछ नहीं लिखेगी, क्योंकि उसको सीएफएस बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद एक सब्सिडियरी है। ये कब बात हुआ? जब इक्विटी से खरीदाया था वो। लेकिन वही अगर ये सब्सिडियरी अगर एसेट लायबिलिटी से खरीदा गया है, तो वो अपना बुक्स में कुछ लिखेगी ही नहीं, ना एसएफएस ना सीएफएस। क्यों नहीं लिखेगी? क्योंकि वो बचा ही नहीं। बस इजी, नथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके ब्रो, समझ में आ गया? वेरी क्लियर, परफेक्ट, चलो ठीक है। ओके, ये तो तब बात हो गया जब हम लोग सामने वाले में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन वेयर अक्वायरर इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द अक्वायरी। ओके, तो अभी सब बात होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारा 2-3 गो एसेट खरीद लें, क्या उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहेंगे? कैसे भाई उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसे कहेंगे? यहाँ पे बिजनेस थोड़ी ले रहे हैं, उसका पूरा ऑपरेशन थोड़ी ले रहे हैं, उसका तो एसेट खरीद रहे हैं हम। अब पूरा ऑल 100% एसेट लायबिलिटी तो नहीं खरीद रहे हैं, 2-3 एसेट खरीद रहे हैं, तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एसेट एक्विजिशन। और एसेट एक्विजिशन को कहेंगे तो इंड एस 103 में नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। तो एसेट एक्विजिशन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फिर वो होगा, अकाउंट होगा इंड एस 16, 38 या 40, जिसमें रेलेवेंट होगा वो उससे कर देंगे। वेरी गुड, ठीक है। एक एग्जांपल अगर देते हैं कि हम लोग एक खरीद रहे हैं लैंड और मशीनरी, लैंड और मशीन दोनों एक साथ खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है, और दोनों का अलग अलग वैल्यू नहीं है, दोनों को एक साथ खरीदने पे हमको 24 लाख में मिल रहा है, तो हम 24 लाख में खरीद रहे हैं। लेकिन जो बेच रहा था उसके बुक्स में लैंड था 20 लाख का और मशीन था 10 लाख का, मतलब टोटल 30 लाख का कैरिंग वैल्यू था, लेकिन हम एक साथ खरीदे तो हमको 24 लाख में पड़ा। तो मेरे बुक्स में हम उसको कैसे लिखेंगे? लैंड 20 लाख, मशीन 10 लाख, टू कैश 24 लाख, टू पीएल 6 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट, 30 लाख का सामान खरीद रहे 24 लाख में, तो 6 लाख का प्रॉफिट पीएनएल में डाल दो। नहीं, अरे भाई वो कैरिंग वो अपने बुक्स में कैसे लिख रहा था मुझे क्या पता? वो तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो अपने बुक्स में क्या लिख रहा है, वो कैरिंग अमाउंट क्या पे चल रहा है? हम जिस पे खरीदे हम उस पे लिखेंगे ना। तो हम खरीदे 24 लाख पे, तो हम लैंड और मशीन को दोनों को 24 लाख से ही हम डिनोट करेंगे। लेकिन मेरे भाई तुम लैंड कैसे रिकॉर्ड करोगे, बिल्डिंग कैसे रिकॉर्ड करोगे? दोनों का वैल्यू एक साथ 24 लाख है, कुछ नहीं करेंगे, जो उसका कैरिंग अमाउंट था उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर देंगे। तो लैंड आ जाएगा 18 लाख का, बिल्डिंग आ जाएगा 6 लाख का। तो लैंड 18, बिल्डिंग 6, तो हो गया टोटल टू कैश 24 लाख। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, कोई गुडविल नहीं आएगा। जब एसेट हम लोग खरीद रहे हैं तो नॉर्मल जाएगा, एसेट खरीद रहे हैं हम लोग, हमको नहीं पता ना कि कैरिंग अमाउंट क्या है। अगर बेच रहे थे तो हमको पता था कैरिंग अमाउंट इतना है, हम इतना में बेच दिए तो इतना प्रॉफिट। सामने वाले का तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग प्रोपोर्शनेट करके लिखेंगे। हवा दिमाग में डाल दो कि जब हम लोग कुछ भी खरीद रहे होते हैं तो हम लोग फेयर वैल्यू खरीदे, हमको नहीं पता कि सामने वाला किस पे रिकॉर्ड कर रहा है। जब खरीदेंगे तो उस पर प्रॉफिट या लॉस किससे होगा? उस पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, ठीक है, एकदम दिमाग में याद रखना। जब भी एसेट खरीदेंगे तो प्रोपोर्शनेट करके करेंगे फेयर वैल्यू का, अगर एक साथ खरीद रहे हैं तो, ठीक है, वेरी गुड। तो देयरफॉर जब भी एसेट एक्विजिशन होगा तो हम लोग पीएल में कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जब बिजनेस एक्विजिशन होता है
तब हम लोग उसमें प्रॉफिट पीएल में नहीं डालते हैं, वो प्रॉफिट नहीं होता है, उसको कहते हैं क्या हम लोग, उसको कहते हैं गुडविल। गुडविल तब जब इतना का सामान फेयर वैल्यू हम लोग कम दाम में खरीद रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन कम है हमारा, तब उसको प्रॉफिट कहते हैं। वहाँ पे डिफरेंस आएगा कि इतना का खरीदे और इतना कैश दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है रहा है, इतना का खरीदे मतलब फेयर वैल्यू हम लोग ले रहे होते हैं, उसका कैरिंग अमाउंट नहीं ले रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया मेरे भाई, परफेक्ट। अब आगे जाते हैं, एक बात आगे क्वेश्चन में अगर बोले कि जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर इस पे आया हुआ है, पेज नंबर, ये सारा बात अभी जो बोलूँ पेज 74 का था, एसेट एक्विजिशन का। अगर तुम पेज 75 पे आओ तो बोल रहा है कि हम लोग लैंड और मशीनरी, लैंड और मशीन खरीद रहे हैं, लेकिन 18 लाख में लैंड और मशीन खरीद रहे हैं एक साथ, दोनों का दाम है 18 लाख, लेकिन लैंड अलग से खरीदते तो 10 लाख का आता, मशीन खरीदते तो 5 लाख का आता, ठीक है, ओके। लेकिन दोनों को एक साथ खरीदते तो हमको 18 लाख में पड़ रहा है। अब इस लैंड को रजिस्टर करने के लिए, बिल्डिंग मशीन को रजिस्टर नहीं करना है, लैंड को रजिस्टर करने के लिए हमको 1 लाख का लीगल फीस देना पड़ रहा है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे मेरे भाई? कोई भी चीज़ को खरीदने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज इंडिया 16 में, तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको खरीदने के लिए जो जो चीज़ लगता है उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं। यहाँ जो लीगल पार्ट है उसको कैपिटलाइज करना होगा। किस में कैपिटलाइज होगा? 1 लाख रुपया लैंड में कैपिटलाइज होगा। लेकिन भाई लैंड और मशीन तो दोनों का एक साथ 18 लाख है, अब कैसे हम उसको कैपिटलाइज करें? लैंड को भी अलग लिखना होगा और मशीन को भी अलग लिखना। भाई अभी तुमको बताए थे कि जब भी हम कुछ भी खरीद रहे होते हैं तो उसका फेयर वैल्यू से हम लोग प्रोपोर्शनेट कर देंगे, जो कैरिंग अमाउंट उससे प्रोपोर्शनेट कर दो, तो लैंड आ जाएगा 12 लाख का, मशीन आ जाएगा 6 लाख का, ठीक है। 1 लाख सिर्फ लैंड पे लगा था तो 12 + 1 लाख लगा दो, तो लैंड 13 लाख, मशीन 6 लाख, टू कैश 19 लाख। परफेक्ट, क्लीन एंड क्लियर, आ गया समझ, ठीक है, ओके। तो ये सारा तो बात हुआ छोटा छोटा बात। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जहाँ जिसके वजह से पूरा 103 बनेगा, ठीक है। पूरा फ्रेमवर्क, ये पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया 103 बनाने का। क्या है? 6 स्टेप है। जब भी हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग करेंगे ना, तो 6 स्टेप में अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कि इंडिया हम लोग फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे पढ़े थे कि उसमें अपना 5 स्टेप था। स्टेप 1 CFS, स्टेप 2 तुम्हारा फेयर वैल्यू, स्टेप 3 तुम्हारा क्या उसको कहते हैं डिफरेंस या फिर EIR, स्टेप 4 तुम्हारा LAT। तो ऐसे पूरा 109 बन गया था, या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो भी इंडिया था। अभी जब हम लोग 103 बनाएंगे ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका 6 स्टेप सर दिए हैं, और इसी स्टेप पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा पूरा 103 का। क्या है 6 स्टेप? स्टेप 1 सारा पूरा 6 स्टेप में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करना है कि अक्वायरर कौन है, खरीदने वाला कौन है, उसको हम लोग स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कब खरीदा रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या आइडेंटिफाई करें? स्टेप 3 में आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने में खरीदा रहा है, व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। स्टेप 4 में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? वी विल आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाइएबल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ सेलर। स्टेप 4 में हम लोग आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? वी आर आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफाइएबल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द सेलर। जो भी सेलर का एसेट और लायबिलिटी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेप को सर कहते हैं INA, दैट इज आइडेंटिफाइएबल नेट एसेट ऑफ द सेलर। ऐसे हम लोग स्टेप 4 में क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सेलर का एसेट और लायबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं INA। स्टेप 5 में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नेट कंट्रोलिंग एसेट, NCA। अब नेट कंट्रोलिंग एसेट अभी हमको नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। और स्टेप 6 में हम लोग 6 में आइडेंटिफाई क्या करते हैं? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। गुडविल या कैपिटल, गुडविल मतलब जब ज़्यादा हम कम पैसा दे रहे हैं और ज़्यादा हमको सामान मिल रहा है तब गुडविल, और जब हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं सामान कम मिल रहा है तो उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये जो कैपिटल रिजर्व जो होता है वो, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया, गुडविल तब यूज़ करते हैं जब हम लोग ज़्यादा पैसा दे रहे होते हैं और सामान कम मिलता है, राइट। कैपिटल रिजर्व तब करते हैं जब पैसा कम दे रहे हैं और सामान ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व उसको नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे गेन ऑन बार्गेन एंड परचेज। कैपिटल रिजर्व मेरा प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि हम कम पैसा दे रहे हैं, तो उसकी जगह यहाँ लिखेंगे हम लोग गेन ऑन बार्गेन एंड परचेज, जिसको सर बोलते हैं GBP। तो स्टेप 6 को सर क्या बोलते हैं? G या फिर GGPP, ठीक है। तो 6 स्टेप हुआ, सब में आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई खरीदने वाला कौन है, कब खरीदा रहा है, कितने में खरीदा रहा है, क्या क्या खरीदाया है, नेट कंट्रोलिंग एसेट क्या है, और उसके बाद स्टेप 6 में कि खरीदने पे गेन हो रहा है या गुडविल हो रहा है। ओके, आ गया समझ में। तो एक बात बताओ, हम लोग इस सारा जो चीज़ कर रहे हैं कैसे कब कर रहे हैं? भाई हम लोग पहला आइडेंटिफाई किया है खरीदने वाला कौन है। ये सारा बात जो होगा वो खरीदने वाले की बुक्स में लिखाएगा। 103 का डे 1 जब अकाउंटिंग करते थे हम लोग SFS में
या फिर ऐसे एस में क्या लिखते थे हम लोग कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या फिर अगर उसका CFS बनेगा तो हम लोग इंड एस 103 याद करो, इंड एस 103 से डे वन अकाउंटिंग करते थे CFS में, और 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो अकाउंटिंग होगा वो किसके बुक्स में हो रहा था, पेरेंट्स के बुक में हो रहा था। याद करो अभी जस्ट जो बोले थे, पेरेंट्स के बुक में SFS में तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सॉरी, तो या सो पेरेंट कंपनी जो खरीदने वाला कंपनी अक्वायरर है उसका SFS में इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिखा रहा था, लेकिन CFS में डे वन हम लोग क्या लिख रहे थे, 103 के हिसाब से लिख रहे थे। तो ये पेरेंट्स के बुक्स में लिखा रहा था ना 103 के हिसाब से। वहीं जब सब्सिडियरी का बुक कर रहा था तो सब्सिडियरी के बुक्स में तुमको जो भी CFS तो वहाँ नहीं बनेगा, तो 103 का कोई बात ही नहीं आया, जो बात होगा उसका SFS में बात होगा, तो सब्सिडियरी से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ये सारा बात हो रहा है 103 किसके, पेरेंट्स के बुक्स में। तो जितना भी बात दिया हुआ है स्टेप, 6 स्टेप, ये सिर्फ इन द बुक्स ऑफ पेरेंट अक्वायरर के बुक्स के लिए लिखा हुआ है, इसलिए 103 में ये 6 स्टेप है। ओके, क्लीन एंड क्लियर। ये सारे 6 स्टेप को लिख के याद कर लो, एकदम रट जाओ। आगे के लेक्चर आगे के बात करते हैं। बाय।